अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास दूसरा लॉ आया। हमने आपको दो लॉ बताए थे, एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, दूसरा क्या था हमारा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन कह सकते हैं या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन कह सकते हैं। बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। कुछ बुक्स में कांस्टेंट लिखा होता है, कुछ बुक्स में डेफिनाइट लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है, आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे, लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन लिखी है, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है a chemical compound no matter from which source it has been obtained it will contain the same element combined together in the same fixed proportion by mass। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कोई एक ऐसा केमिकल कंपाउंड हो, एक हो या एक से ज्यादा हो, उसमें ये मत हो, उसमें ये ऐसा ना हो, एक केमिकल कंपाउंड हो या एक हो या एक से ज्यादा हो, कोई उसके अंदर जो बेटा जो हमने केमिकल कंपाउंड लेंगे यहाँ पे, अब हमने ये नहीं कहा है, हमने कहा है एक केमिकल कंपाउंड हो, एक हो या एक से ज्यादा हो, उसके अंदर का मास और रेशियो फिक्स्ड होना चाहिए, लेकिन हो एक ही केमिकल कंपाउंड, एक ही जैसा दिखने वाला। समझ में नहीं आया, चलिए ठीक है, हम आपको इस एग्जांपल से बताते हैं। मानिए हमने यहाँ पे तीन तरह के हमने बेटा वाटर लिए, पानी लिए, तीन डिफरेंट तरीके के पानी लिए, वाटर, ठीक है। समझिए यहाँ पे टेक थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर लिए। हमने क्या कहा इसमें, तो हमने एक पहले लिया सी वाटर, सी वाटर यानी कि समुद्र का पानी, रेन वाटर जो आसमान से गिरता है, टैप वाटर, टैप वाटर क्या होता है बताना पड़ता है हिंदी में आप लोग को, टैप वाटर क्या होता है, जो नल का पानी होता है, ठीक है। सी वाटर, रेन वाटर, टैप वाटर, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि सी वाटर में अलग तरीके का वाटर होगा, रेन वाटर में अलग तरीके का वाटर होगा, जो नल का पानी आता है उसमें अलग तरीके का पानी होगा। पानी तो एक ही है ना, केमिकल कंपाउंड तो एक ही है, लेकिन सोर्सेस अलग अलग हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो इस वाटर के अंदर बेटा हमारा H2O, इसके अंदर भी होगा, इसका भी वही फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, इसके अंदर भी वही फॉर्मूला, इसके अंदर भी वही फॉर्मूला, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात बता दी सर आपने। अब इसका अगर मैं आपसे कहूं कि रेशियो निकालिए, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, इसके अंदर जो वाटर है बेटा वो दो एलिमेंट से, ठीक है, मिल के बना है कंपाउंड। तो दो एलिमेंट कौन कौन से, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो देखिए हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, ये इसका रेशियो हुआ, तो इसका भी रेशियो क्या होगा, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन। सबके वाटर में सबका रेशियो सेम रहेगा, क्योंकि भैया एक ही फॉर्मूला है, एक ही केमिकल कंपाउंड है वाटर जिसको हमने बोला है, ठीक है। अब हमने कहा सबका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इसका मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर से चेक नहीं करेंगे, इसका मास नंबर लिखेंगे, इसका कितना होता है 1, 1 इंटू हाइड्रोजन के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, दो लगे हुए हैं, तो 1 इंटू 2, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक ना मास नंबर कितना होता है 16, ठीक है। 1 इंटू 2 रेशियो 16, तो इसका भी कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 रेशियो 16, सेम एज इट इज। फिर हमने कहा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 रेशियो 16, तो इसका भी क्या आएगा 2 रेशियो 16, 2 रेशियो 16 आएगा। तो देखिए सबका मास का जो रेशियो आ रहा है, सबके जो हमने मास नंबर निकाला उनका रेशियो भी देखा, सबका सेम आ रहा है। केमिकल कंपाउंड जो है एक ही है वाटर, लेकिन सोर्सेस अलग अलग है। अलग अलग होने से ऐसा नहीं है कि सबका मास रेशियो अलग अलग है, क्योंकि इन्होंने यही कहा है आ केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन। एक केमिकल कंपाउंड है, इससे हमें मतलब नहीं है कि किस सोर्स से उसको ले रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, लेकिन उसमें सेम एलिमेंट होना चाहिए। सेम एलिमेंट है, ठीक है, सब में है, ठीक। कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, सेम मास है, सब में है, सेम मास है। और अगर इसको बेटा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसको हम कैसे लिख देंगे 1 रेशियो 8। कैसे लिखेंगे 1 रेशियो 8। 1 रेशियो 8 कैसे आएगा, तो बेटा यहाँ पे 2 लिखा है, 2 लिखा, 16 लिखा है अपॉन 16, 2 1 जा 2 8 जा,
तो 1:8, 1:8, 1:8। ऐसा तो है नहीं कि इसका अलग आएगा इसका अलग आएगा। सोर्सेज अलग हैं लेकिन मास, एलिमेंट और इन सब का रेशियो तो सेम है ना। तो यही बताना चाह रहा था बेचारा। ये हमारा डिफिनाइट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो दिया था यही आ गया हमारे पास। 3 डिफरेंट वाटर थे, सेम सबका आ गया। देखिए बेटा, अब बेटा एक चीज और देख ले, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है नंबर 2 हु। और एक बात सुनिए, इसको पहले और इसको बाद में बताते हैं। एक चीज और सुन लिए, इनको जब लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन को जब हमने यहाँ पे इस चीज को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद क्या हुआ, आगे जाके एक साइंटिस्ट को और भी प्रॉब्लम आने लगी। क्योंकि अब तक की जो बेटा हमने पढ़ा था यहाँ पे, ये एक फिलॉसफी जिसको कहेंगे, एक आइडिया, अनुमान लगा रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गलत हो गया प्रूफ, ऐसा नहीं है, ये सही है। जब यहाँ पर जॉन डाल्टन आए, फिर ये जब लॉ हो गया था, लॉ देने के बाद फिर कुछ प्रॉब्लम आने लगी। किसके सामने प्रॉब्लम आने लगी, साइंटिस्ट के सामने, वो फेस करने लगे। फिर जॉन डाल्टन आए, जॉन डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी, बेसिक थ्योरी ऑफ मैटर। मैटर में क्या हमने पढ़ा था, आपको हमने बताया था, अगर याद ना हो, मैटर क्या होता है, हम सब होते हैं जिसके अंदर वॉल्यूम, मास, वेट सब कुछ जो जगह घेरा हो, ठीक है। उन्होंने क्या थ्योरी दी थी, उन्होंने थ्योरी दी थी डिविजिबिलिटी, कि हम मैटर को छोटे 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 पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी बताया जॉन डाल्टन ने कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, जैसे ही इन्होंने ये थ्योरी दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, तो उन्होंने क्या कहा, मैटर को, यहाँ पे जो पार्टिकल आ रहे हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, उसको कहने लगे एटम। लेकिन उस टाइम तक के भी वो भी एक फिलोसफी थी, मतलब उस तक के भी एक फिलोसफी थी, ये बताया था इन्होंने, यानी कि एक आइडिया था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा प्रूव हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जॉन डाल्टन ने जैसे ही इन्होंने बताया कि हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो होता है हमारा, वो क्या होता है, उसको नाम दिया एटम दिया। एटम देने के बाद जॉन डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी और दे दी, एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी देने के बाद क्या हुआ, जॉन डाल्टन ने बता दिया कि एटॉमिक थ्योरी से हम ये लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो आज प्रूव्ड है, वेरीफाइड है, ऐसा होगा। अभी आप छोटे क्लास में हैं, अभी आगे बड़े क्लास में आएंगे तो और बताएंगे। तो ये चीज हमारी प्रूव्ड हो गई, ठीक है। ये हमारा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन की हेडिंग और ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब देखिए बेटा दूसरा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं इधर हो जा रहा हूं, लिखा है हु थ्योराइज्ड द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन। इन्होंने कहा है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन किसने थ्योराइज्ड दिया था, किसने दिया था। तो हम लोग को मालूम है एक फ्रेंच के बहुत बड़े केमिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनियो लेवॉइजर, और दूसरे कौन थे, जोसेफ लुइस प्रोस्ट। और ये जो डेफिनाइट लॉ ऑफ प्रोपोर्शन है, इसको एक और लॉ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने दिया था जोसेफ लुइस प्रोस्ट ने, तो इसको हम प्राउस्ट लॉ भी कह सकते हैं। स्पेलिंग देख लेगा आप, PROUST, प्राउस्ट लॉ भी कहते हैं। तो बेटा जल्दी से इसको नोट करिए। तो बेटा देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आया हूं। मैंने आपको दोनों लॉ बता दिए, एग्जाम्पल बता दिए, सारी चीजें बता दी। एक बेटा चीज याद रखिएगा, जहां पे दिया है पेज नंबर 32 पे एनसीईआरटी में डाल्टन की जो पोस्टुलेट है, बेटा वो आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, सेम एज इट इज उसमें भी वही लिखा होगा, मैं भी वही लिखता, टाइम वेस्ट होता। तो इससे अच्छा है मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा दे रहा हूँ। वो पॉइंट्स आप अपनी एनसीईआरटी से क्या करना, उसको उतार लेना, आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, बहुत ही ईजी है, घबराने की बात नहीं है। अगर ना समझ में आए तो आप मुझको कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मैं लेके आया हूँ बेटा आपके लिए। आपकी बुक में पेज नंबर 32 पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक है, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूं, उसमें क्वेश्चन ही दिख जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट एक रिएक्शन है बेटा, एक बैलेंस रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है,
एक सोडियम कार्बोनेट है जो नंबर्स में लिखा हुआ है, ठीक है, इन वर्ड्स में, सॉरी। सोडियम कार्बोनेट को जब हम रिएक्ट करेंगे इथेनोइक एसिड से तो क्या बनेगा? बुक में दिया है आपकी पहले ही से कि सोडियम इथेनोएट निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वाटर निकलेगा, ठीक है। अब हमें इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप इस क्वेश्चन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास से प्रूव करो, यानी कि पहला वाले लॉ से प्रूव करो। क्या ये पहले वाले लॉ को वेरीफाई कर रहा है? पहला वाला लॉ क्या था? मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट का मास होना चाहिए, क्या वो प्रोडक्ट का मास भी सेम आ रहा है? तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में आपको ये कंपाउंड कितने कितने क्वांटिटी में दिया है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट दिया है 5.3 ग्राम, इथेनोइक एसिड दिया है 6 ग्राम, ये दिया है 8.2 ग्राम, सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम और वाटर दिया है 0.9 ग्राम। बस क्या करना है, दोनों का मास सेम आना चाहिए, कुछ नहीं। इसको ऐड कर दो 5.3 और 6 को 11.3 आ गया, 8.2 को 2.2 को 0.9 को ऐड कर दो 11.3 आ गया। जो इसका LHS है वही इसका RHS है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर रहा है। बस इतना ही बताना था और कुछ नहीं है। तो देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है यहाँ पे, एक हमारे पास गैस है जिसको हाइड्रोजन गैस कहते हैं। अगर वो हमारी रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन गैस से तो क्या बनाएगी? वाटर ही बनाएगी। और क्या बनाएगी? और ये हाइड्रोजन गैस का और ऑक्सीजन गैस का रेशियो भी दिया है। अभी हमने रेशियो बताया था, सिंपलेस्ट रेशियो कितना दिया है? 1:8। अब देखिए इन्होंने कहा है अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस मास दिया हुआ है तो कितने ग्राम ऑक्सीजन का मास रिएक्ट करना चाहिए हाइड्रोजन से? कितना मास ऑक्सीजन का रिएक्ट करना चाहिए जो 3 ग्राम ऑलरेडी दिया है हाइड्रोजन का? क्या कहा है? इसका रेशियो तो पता था तो लिख दिया। अब आपके एनसीईआरटी में ये पूछा है कि कितना मास ऑफ ऑक्सीजन हम दे हाइड्रोजन गैस को, जो हमें पता चल जाए कि कितना मास हमारा रिएक्ट होगा ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का ऑलरेडी 3 ग्राम दिया हुआ है उसमें, और ये सिंपलेस्ट रेशियो हम लोग को मालूम है, ये भी दिया हुआ है। तो कितना ऑक्सीजन मास हम दे प्रोवाइड करें जो हाइड्रोजन से रिएक्ट होने के बाद कितना ऑक्सीजन का मास आएगा? तो बस कुछ नहीं करना है, इसका 1 था, इसका 8 था, इसका 3 दिया हुआ था, ऑक्सीजन का पता नहीं था तो x मान लिया। x उठा के इधर ले आओ तो 8 into 3 हो जाएगा हमारा। 8 into 3 होगा, ये तो आपका हट ही जाएगा, ठीक है। 8 into 3 होगा, कितना आ जाएगा? 24 ग्राम। कितना आ जाएगा? 24 ग्राम आ जाएगा आपका। तो 24 ग्राम ऑक्सीजन। तो देखिए इसका जो है ऐसे दिखा दे रहे हैं, इसका आंसर इधर लिखा हुआ है 24 ग्राम ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड। 24 ग्राम ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड करनी है, किससे रिएक्ट होने के लिए? टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट होने के लिए हमारा जो आएगी गैस ऑक्सीजन की, कितना? 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस देना ही देना है 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट होने के लिए। तो ये दूसरा आंसर हो गया आपका। बेटा 2 आपके क्वेश्चन और दिए हैं, उसमें क्या पूछा है? पोस्ट्यूलेट पूछा है, डाल्टन पोस्ट्यूलेट पूछा है, ठीक है। चलिए पहले ये नोट कर लिए, बता। अब बेटा देखिए आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, 2 मैंने बताया, देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या है? तीसरा क्वेश्चन में बेटा वो पूछ रहे हैं, पोस्ट्यूलेट पूछ रहे हैं, किसके? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरे चौथा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है डेफिनाइट वाला पूछा है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आप एक काम करना, एनसीईआरटी में पेज नंबर 32 पे आपको लाइन से पोस्टुलेट दिए। अभी मैंने बताया था, वो मैंने बताया नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ पॉइंट्स लिखने थे, तो वही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। फिर भी मैंने आपको थर्ड वाला क्वेश्चन में फिर भी बता दे रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है
यहाँ लिखा है द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दैट इज a result of law of conservation of mass is the relative number and kinds of atom are constant in a given compound. Atoms cannot be created nor destroyed in a chemical reaction. क्या कहा इन्होंने? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा था? अभी हमने इतने सारे आपको कोनिकल फ्लास्क वाला बताया था, वो वाला एक्सपेरिमेंट वो सब कर करा के, तो ये इतना ही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को वेरीफाई कर रहा है, जिसमें हमारे एटम्स जो होते हैं कभी भी क्रिएट नहीं हो सकते, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, किसमें? जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है हमारे पास। अगर आपसे कोई चौथा क्वेश्चन पूछे ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन पे, बस आप क्या करना, इसमें से दा से लेकर the relative number and kinds of atom are constant in a given compound, बस इतना लिख देना। फोर्थ वाला भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये मिलते जुलते ही आंसर हैं आपके, ठीक है। फोर्थ वाले का यहाँ से लिख लेना। तो ये बेटा आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। इसके बाद आने वाला है एटम, इसको नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।